हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी साथी शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ चैनल को शेयर करें। साथियों जैसा कि आपको पता है हमने अभी तक डिस्कस किया था कक्षा 3 की जो हमारी पर्यावरण अध्ययन की किताब है, उसको हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मैंने आपके लिए बना दी है, तो आप वहां से जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम डिस्कस करेंगे हमारे कक्षा 4 का जो पर्यावरण अध्ययन है उसको, ठीक है? और ये जो एनसीईआरटी की सीरीज है वो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बात आती है पार्ट 1 हमारे पास आया और पार्ट 1 का नाम है चलो चलें स्कूल। तो यहाँ से देखिए जो डायरेक्ट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमें कौन सा मिला कि बांस से बना पुल। तो पूछ लिया जाता है कि बांस से बने पुल कहाँ बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बांस से बने हुए पुल कहाँ बनते हैं, तो असम में बनते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपसे ऐसे चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, राज्य दे दिए जाएंगे और पूछ लेंगे। इसके ऊपर मैं जो एनसीईआरटी की एमसीक्यू बेस्ड सीरीज है वो भी आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। यानी कि यहाँ पर तो आप सभी चीजों को डिटेल में पढ़ रहे हैं और फिर वो जो सीरीज रहेगी वो आपकी एमसीक्यू बेस्ड रहेगी, ठीक है? हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी-कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बाँस को पकड़ते हैं। हम जल्दी-जल्दी बाँस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो असम में बरसात के दिनों में बच्चे विद्यालय कैसे जाते हैं? तो यहाँ पर बताया है उन्होंने कि वो बाँस से बना हुआ जो पुल है, उस पर चलकर वो जल्दी-जल्दी निकल जाते हैं वहाँ से। ठीक है? अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कहाँ से कि ट्रॉली। ट्रॉली कहाँ स्कूल पहुंचने के लिए बच्चे ट्रॉली से कहाँ जाते हैं, तो लद्दाख। कहाँ पर? लद्दाख। देखिए ये चित्र के माध्यम से आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये रस्सी से मतलब बंधी हुई है तार से और ये ट्रॉली है, बच्चे यहाँ से बैठ रहे हैं यहाँ पर। चलिए इसको पढ़ते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है और यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली यानी कि लकड़ी से बना झूला पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि विद्यालय जाने के लिए बच्चे लद्दाख में काय से जाते हैं, तो ट्रॉली से जाते हैं। या इस तरीके से पूछ लेंगे कि नदी को पार करने के लिए ट्रॉली से बच्चे किस जगह जाते हैं, मतलब किस राज्य में जाते हैं, तो लद्दाख में जाते हैं। यूनियन टेरिटरीज है ये। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए ये पुली के माध्यम से हम और क्या-क्या करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुओं से पहले बाल्टी से जो पानी खींचते थे, तो वहां पर भी पुली का उपयोग किया जाता था, जिससे आसानी से पानी खिंच जाता था। तो बच्चों के लिए यहाँ पर ये एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमेंट का पुल। तो देखिए सीमेंट का पुल सामान्यतः सभी जगह होता है। हमने भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे की सीढ़ियों से बने होते हैं, सरियों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां भी हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके के ये जो सीमेंट के पुल हैं, ये तो सामान्यतः सभी जगह देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर और कौन सा हमारा काम का है जी, यहाँ पर ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है वल्लम, बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर पूछा जाता है टेट परीक्षाएं जो इतनी भी होती हैं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। तो इस तरीके से पूछ लेंगे कि किस राज्य में बच्चे वल्लम के माध्यम से स्कूल तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो केरल। अगला पूछ लेंगे कि वल्लम क्या होती है और चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको अलग अलग। तो ये लकड़ी की बनी छोटी सी नाव होती है, यहाँ पर ये आप चित्र में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो वल्लम क्या है, लकड़ी की बनी छोटी नाव है। ये कहाँ पर देखने को मिलती है, तो केरल में देखने को मिलती है। ठीक है, तो याद रखें ये जो फैक्ट आ रहे हैं उनको आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी कहाँ पर देखने को मिल रही हैं, तो राजस्थान में। देखिए यहाँ पर ये बच्चे बैठे हुए हैं। हम रेगिस्तान में रहते हैं,
हमारे यहाँ दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। तो ऊंट गाड़ी में बैठकर बच्चे कहाँ स्कूल जाते हैं, किस राज्य में जाते हैं? तो राजस्थान में जाते हैं। ठीक है। चलिए, अब बैलगाड़ी में, तो बैलगाड़ी देखिए सामान्यतः जो मैदानी इलाके का एक गांव यहाँ पर बताया है। देखिए यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं स्कूल। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं, और बैलगाड़ियां सामान्यतः गांव में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब देखिए जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होगा, जानवरों के प्रति संवेदनशीलता पर चर्चा करें। तो हम बच्चों को कहें कि देखिए हमें जानवरों पर दया भाव दिखाना चाहिए, जानवरों के साथ हमें मतलब एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मतलब हिंसक व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें सताना नहीं चाहिए। तो इससे बच्चे क्या होंगे, मतलब जानवरों के प्रति एक संवेदनशीलता उनके अंदर आएगी, मतलब हमें जानवरों से किस तरीके का व्यवहार करना है। ठीक है। चलिए, आक्रामक व्यवहार बच्चे नहीं करेंगे, ये चीजें यदि आप बताएंगे तो। और जैसे बैलगाड़ियां हैं, बैलगाड़ियों में जो बैल होते हैं वो गाड़ी को खींचते हैं, तो क्या उन्हें कष्ट होता है कि नहीं होता है? ठीक है। घोड़ा गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है तांगे में, तो क्या उसको कष्ट होते हैं? तो इन सब चीजों की हमें बच्चों को बताना होगा। ठीक है। अब देखिए साइकिल की सवारी, हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण ही कई लड़कियां स्कूल जा नहीं पाती थीं, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। तो देखिए कुछ-कुछ जगह पर बच्चे क्या है, साइकिल से भी जाते हैं, जो बड़े बच्चे हैं। सरकार के द्वारा अब साइकिल प्रत्येक बच्चियों को, लड़कों को उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, जिससे बच्चे जो दूर के विद्यालय हैं, वहां तक क्या है, साइकिल से जा सकें। चलिए, और आगे बढ़ते हैं। देखिए जंगल से जाते बच्चे, तो यहाँ पर अलग-अलग जगह की बात की जा रही है, क्योंकि भारत में बहुत से राज्य हैं और सभी राज्यों की अपनी-अपनी अलग-अलग विविधताएं हैं, और हर जगह के जो साधन हैं आने-जाने के वो अलग-अलग हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं-कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। देखिए यहाँ पर जो बच्चे जंगल से होते हुए जा रहे हैं। ठीक है। चलिए अब देखिए आगे और बढ़ते हैं इसमें। बर्फ पर चलते बच्चे, उत्तर की पहाड़ियाँ, तो यह कहाँ पर है? उत्तर की पहाड़ियों में बात हो रही है। देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं मीलों फैली बर्फ पर चलकर। हम हाथ पकड़-पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ में पैर धँस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं। तो बर्फ हमें कहाँ-कहाँ देखने को मिल रही है? देखिए यदि हम बात करें भारत के नक्शे में, तो कहाँ-कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो उत्तर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? और उत्तर की खासकर बात करें तो यहाँ की इस एरिया की, यानी कि देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाला ये एरिया है। लद्दाख की स्पेशल बात हो चुकी है वहाँ पर, ठीक है? और बर्फ कहाँ देखने को मिलती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर बर्फ देखने को मिलती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ के बच्चे कैसे जाते हैं? तो बता दिया कि बर्फ यदि ताज़ा बर्फ है तो उसके धँसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और बर्फ जमी हुई है एकदम तो वहाँ पर फिसलने के चांसेस होते हैं। तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है? अब देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या है, पहाड़ी एरिया है, ठीक है, बर्फ भी रहती है यहाँ पर और पथरीले रास्ते भी हैं। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चों की ये दैनिक दिनचर्या में शामिल हो गया है। तो इसलिए वहां पर उन्हें आने जाने में इतनी समस्या नहीं होती, वो भागते हुए उछल कूद करते हुए विद्यालय पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अध्यापक के लिए क्या है, तो स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों पर चर्चा करें। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं, कोई बच्चा बल्लम के माध्यम से जा रहा है, कोई ट्रॉली के माध्यम से, कोई बच्चा बर्फ के रास्ते से हुए, कोई ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों को ये चर्चा हमें करनी है, ठीक है। संभावित खतरों को पहचानने व सुरक्षा पक्षों पर चर्चा करें। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो कोई बच्चा यदि पानी के रास्ते से, जैसे जो बच्चे थे वो नाव में बैठकर जा रहे थे, तो हमें बताना चाहिए कि क्या-क्या। और वो बच्चे जो है वो ट्रॉली से जैसे जो जा रहे थे लद्दाख में, हमें बताना चाहिए कि यहाँ पर आपको क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। जो जंगल से होते हुए जा रहे हैं, वहाँ पर क्या-क्या खतरे हो सकते हैं,
आप अपनी सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं और ये सब चीज़ें हम बच्चों को बताएँगे। पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाने वाले यातायात के साधनों पर चर्चा कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जितने भी जो साधन हुए हैं, मतलब यातायात के साधन जो प्रयोग में हुए हैं, वो उनमें से कोई भी नहीं है ऐसा जो पर्यावरण को क्या कर रहा हो, नुकसान पहुँचा रहा हो। जैसे बैलगाड़ी हुई, वहाँ पर ट्रॉली है जो, ठीक है? वल्लम जो नाव है, तो इस चीज़ की भी हमें चर्चा करनी चाहिए कि आज के जो वर्तमान युग है, यहाँ पर देखिए कि ऐसे कौन-कौन से साधन हैं, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो हमें जो मोटर गाड़ी जितनी भी हैं, ठीक है? बस हैं, उनसे जो धुआँ निकलता है, उसका हमारे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ों की चर्चा भी हमें बच्चों से करनी चाहिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ें। पाठ में इस तरह का संदर्भ देने का उद्देश्य स्कूलों में सजा देने की प्रवृत्ति को रोकना है। कक्षा में इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से बातचीत करें, बच्चों को आत्म अनुशासन के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को हमें कहना है कि बेटा आपको कैसे रहना है, अनुशासित तरीके से विद्यालय में रहना है और बच्चों को किसी भी प्रकार से आप कोई भी सजा नहीं देनी है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर ये हमने डिस्कस किया पाठ 1। अब हम आगे बढ़ते हैं पाठ 2 की ओर और पाठ 2 का नाम है कान कान में, ठीक है? देखिए, यहाँ पर ये चित्र दिया है और चित्र में आप देखिए, मेरे कान किसके पास हैं? ये अलग-अलग क्या है, कान चेंज कर दिए इन लोगों के। देखिए, किसी के कान किसी के लगा दिए, हाथी के कान कहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए हैं, ठीक है? खरगोश के कान इसको लगा दिए, कान चेंज कर दिए हैं। क्या ये चित्र अजीब लग रहे हैं? चित्र बनाने वाले ने जानवरों के कान उलट-पुलट कर दिए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, सबके कान इधर-उधर किसी दूसरे को लगा दिए हैं। तो इस चित्र में किसकी चर्चा होने वाली है? कानों की चर्चा होने वाली है, ठीक है? तो देखिए, अलग-अलग जानवरों के कान अलग-अलग तरह के होते हैं। सूची में दिए गए जानवरों में से किन-के कान तुम बाहर देख पाते हो और किन-के नहीं, उनके नाम तालिका में लिखो। तो ये बच्चों के लिए एक एक्टिविटी दी गई है। कैसे कौन-कौन से जानवर हैं जिनके कान तुम्हें बाहरी रूप से दिखाई देते हैं और ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है? तो देखिए हिरण के कान दिखाई देंगे क्या? चीता के कान दिखाई देंगे क्या? सूअर के दिखाई देते हैं, ठीक है? और किसके दिखाई देते हैं? जिराफ के दिखाई देते हैं, हाथी के दिखाई देते हैं, ठीक है? अब और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, एक चीज़ है कि जो भी जानवर क्या है, जो भी जीव-जंतु बच्चों को जन्म देते हैं, उनके कान क्या है, बाहरी रूप से दिखाई देते हैं। बाहरी रूप से क्या देते हैं? दिखाई देते हैं। ठीक है? एक चीज़ आप ये याद रख लें, ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ऐसे जानवर क्या है जो अंडे देते हैं, ठीक है? अंडे देते हैं, उनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है? तो अब स्वाभाविक है आप आराम से पहचान लोगे। जैसे यदि मैं कहूँ भैंस, तो भैंस बच्चों को जन्म देती है, उसके कान होंगे, बाहरी रूप से दिखाई देंगे। जी हाँ। छिपकली क्या देती है? छिपकली अंडा देती है, क्या छिपकली के कान दिखेंगे? नहीं। कौवा क्या देते हैं? अंडा देते हैं, तो क्या है, कौवा भी कान दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे, ठीक है? पक्षी वर्ग में है ये, ठीक है? चींटी अंडे देती है, हाँ, ठीक है? तो इस तरीके से मछली अंडे देती है, मेंढक अंडे देता है। तो ये जो बात हो रही है कि जिनके जो वो अंडे देंगे, उनके कान हमें दिखाई नहीं देंगे बाहरी रूप से और जो जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है? उनके कान हमें बाहरी रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर देख लिए जिन जानवरों के कान बाहरी दिखाई नहीं देते, उनके कान होते भी हैं या नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए ये पक्षी दिए गए हैं, तो क्या इन पक्षियों के कान होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इन पक्षियों के कान की जगह पर छोटे से छिद्र जैसे होते हैं। ठीक है? चलिए, अब आगे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे-छोटे छेद होते हैं। तो याद रखें, ठीक है? तो क्या है, पक्षियों के जो कान हैं वो हमें दिखते तो नहीं है, लेकिन उनके सिर की तरफ क्या है, 2 छोटे-छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। ठीक है? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे। छिपकली के जैसी आप चेहरा जो है उसके देखेंगे दोनों साइड, तो छोटे-छोटे से छेद दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। किसकी त्वचा, ठीक है? अभी तुमने कुछ जानवरों की पहचान की उनके कानों से। अब कुछ जानवरों को उनकी खाल से पहचानने की कोशिश करो। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो जानवर हैं, ये
चित्र में कुछ जानवर एवं उनकी खाल बनी है। हर जानवर का उसकी अपनी खाल से मिलान करो। जानवरों के चित्रों में उनके शरीर पर खाल के डिजाइन भी बनाओ। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी दे दी है कि हिरण को आपको हिरण की कैसी त्वचा होती है उससे मिलाना है, ठीक है। जेब्रा कैसा होता है, शेर जो है, बाघ जो है उसकी कैसी होती है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, गिलहरी की त्वचा को गिलहरी से मिलाइए, बच्चों के लिए एक एक्टिविटी दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। तो याद रखें, क्या है, कई जैसे देखने को हमें मिलता है। तो जैसे इसको लीजिए, आप यहाँ पर जेबरा को लें तो देखिए जेबरा का हमें ये डिजाइन दिखता है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो क्या है कि इस पर ये ब्लैक जो हेयर्स हैं, इस वजह से ये डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। तो जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बनते हैं वो उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। अगर बाल नहीं होंगे तो कैसे दिखेगा, एकदम सपाट दिखेगा, ठीक है। क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे हैं जिनके बाल हट गए हैं या हटा दिए गए हों? सोचो, अगर उनकी खाल से बाल हटा दिए जाएं तो जानवर कैसे दिखाई देंगे? ना रहेगा रंग और ना ही डिजाइन। तो कई जानवरों के जैसे क्या है, जो भी डिजाइन बना हुआ है, यदि उनके पूरे बालों को हटा दिया जाए तो एकदम कैसे दिखते हैं, अजीब से दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। कोई भी डिजाइन नहीं रहेगा, कोई भी रंग नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वही है, कान बाहर दिखाई देते हैं जिनके, और खाल पर बाल हैं, कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, और खाल पर पंख हैं। तो पक्षी जितने भी हैं पंख रहते हैं, ठीक है। और जानवर जितने भी हैं जैसे उनके बाल रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो हमें कौन सा क्वेश्चन और देखने को मिल रहा है। पाठ में आए जानवरों के बारे में जानकारी पर बातचीत करें, जैसे उनका भोजन, रहने की जगह आदि। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के मौके दें। तो पाठ में किसकी बात हो रही है, जानवरों की बात हो रही है, पक्षियों की बात हो रही है। तो हमें बच्चों को क्या है बताना है कि ये मतलब कौन सा जानवर कौन सा भोजन करता है, कौन सा जानवर कैसे रहता है, पक्षी कहाँ रहते हैं, क्या क्या खाते हैं, ठीक है। और हमें मतलब इनके प्रति किस तरीके का व्यवहार करना है, ठीक है। तो ये बात इसके अंदर हो रही है। पता लगाओ इनमें से कौन से जानवर अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जानवरों के नाम बॉक्स में लिखिए। देखिए जितने भी पक्षी हैं उनके नाम जैसे आप लिखते जाओगे जो भी अंडे दे रहे हैं, ठीक है। हमने डिस्कस किया था ऊपर, जैसे मेढक भी है, मछली भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्टली कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कैसे याद रखोगे, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, ठीक है, और उनके शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं, और वे बच्चे देते हैं, ठीक है। अब अगला यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप नोट्स करते हुए जाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये कि यहाँ पर ये कुछ चित्र बना दिया गया है संख्याएं भरने के लिए, बच्चों की एक्टिविटी के लिए दिया गया है, ठीक है। बहुत बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे लेकिन अब नहीं है। अब ये सिर्फ फिल्मों, फोटो और पुस्तकों में ही मिलते हैं। डायनासोर के बारे में और बातें पता करिए। तो डायनासोर जो जीव है बहुत करोड़ों साल पहले हुआ करता था, धीरे धीरे क्या हो गया, ये विलुप्त हो गया। आज भी कई जानवर ऐसे हैं जो कि विलुप्ति के कगार पर हैं, तो सरकार उनके लिए रेड डाटा सूची जो होती है उसमें इनको डाल देती है। ये जो क्वेश्चंस हैं मतलब रेड डाटा सूची से रिलेटेड, आईयूसीएन क्या क्या कार्य करता है, और भी पर्यावरण से रिलेटेड क्लाइमेट चेंज पर जो भी बात होती है, इनकी मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा आप सभी के लिए, ठीक है। अध्यापक के लिए, डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों के नाम बच्चों की समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। उन्हें सोचने का मौका दें, हर तरह के उसे उत्तरों को सही माने। इस तरह के और चित्र बनाकर कार्यकलाप कराए जाएं, मतलब जान डायनासोर के बारे में बताएं हम बच्चों को, और भी अन्य जानवरों के बारे में बताएं, और इस तरीके की कुछ एक्टिविटी हम बच्चों से कराएं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, इस जानवर को देखें और इसका नाम लिखिए। क्या तुम जानते हो यह हमारा राष्ट्रीय पशु है? तो हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है, टाइगर है, बाघ है, ठीक है। तो ये बाघ का चित्र यहाँ पर देखिए दिया गया है। और ये बच्चों की एक्टिविटी के लिए दिया है कि पक्षी बनाने के लिए किस तरीके से पक्षी बना सकते हैं, ठीक है। कागज का पक्षी बनाने के लिए, कागज दोनों तरफ से अलग अलग रंग का हो तो सुंदर पक्षी बनेगा। तो पक्षी बनाने की एक्टिविटी हम बच्चों से करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इस पार्ट में इतना ही है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनको हमने कवर किया है। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर, ठीक है। अब देखिए इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है कि हर एक के लिए अलग-अलग वीडियो लाया जाए, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। जो हमारी काम की चीज़ें हैं,
हमें उनको कवर करना है, ठीक है? चलिए अब देखिए पार्ट 3 हमारा यहाँ पर आ गया और पार्ट 3 का नाम है नंदू हाथी। तो इस पार्ट में किसकी चर्चा होने वाली है? हाथी के बारे में चर्चा होने वाली है, ठीक है? नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसने कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओह, ये तो अम्मा है। जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था, वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। सूरज आसमान में चमक रहा है, उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है। नानी माँ जोर से चिंगाड़ी, वे इस झुंड में सबसे बड़ी हैं। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हथनियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा, तो वे सब भी उनके पीछे चल दी, और नंदू भी। अब नानी माँ माँ की माँ होती है। बच्चों से पूछें कि वे अपनी माँ की माँ को क्या कहते हैं, ठीक है? चलिए, अब देखिए जंगल पहुंचते ही यह जो है झुंड है वो क्या है, बिखर गया। वे सभी अपने अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। सब बच्चे पानी में खेलने लगे और कुछ बड़ी हथनियां नदी किनारे मिट्टी में लेट गईं। देखिए यहाँ पर ये चित्र में नदी के किनारे हाथी आ गए हैं और यहाँ पर ये पानी में पानी पी रहे हैं और यहाँ पे नहा रहे हैं। अब देखिए हमारे काम की जो चीज है वो यहाँ से आती है, ठीक है? क्या तुम जानते हो, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षाओं में आता है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है? तो एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्तियां खा जाता है? तो 100 किलोग्राम से ज्यादा, ठीक है? हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो हाथी की अगर पूछा जाए कितने घंटे सोता है, तो 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है, ठीक है? तो हाथी के काम क्या कार्य कर रहते हैं? तो जब उसको गर्मी लगती है तो वो कानों को हिलाकर क्या है, अपनी हवा कर लेता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 ग्राम है, 200 किलोग्राम है। तो यहाँ पर ये जो है हाथी की बात कही गई है कि हाथी के वजन की, ठीक है? अब देखिए ये हाथी जो है वो झुंड में नदी में खेल रहे हैं पानी में, ठीक है? नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर ना गिर जाएं। वह उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया, ठीक है? अब देखिए ये स्टोरी पूरी की पूरी दी है बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए। सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में सो गया। देखिए यहाँ की जो स्टोरी है वो डिस्कवरी चैनल हुआ करता था पहले। वहां पर जैसी स्टोरीज आती थी ये जानवरों वाली, उसी तरीके की दी गई है, ठीक है? तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। तो हाथी कैसे रहते हैं? झुंड में रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, ठीक है? तो याद रखें, हाथियों के झुंड में कौन रहता है? केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो हाथियों के झुंड की नेता कौन होती है? तो झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वो उनकी लीडर होती है, उनकी नेता होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट परीक्षा में आए हुए हैं। इनको आप अच्छे से कवर करें, अच्छे से इनके नोट्स बनाएं, ठीक है? एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। तो एक झुंड में कितने होते हैं? 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं उनके। हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं और फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो झुंड में हाथी नहीं रहते हैं, केवल हथनियां और उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है? नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। तो यहाँ से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो रहे हैं, ठीक है? हाथी की तरह ही और भी कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं, ठीक है? तो जो जानवर समूह में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाना खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या मिल रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर ये पर्यटकों के लिए हाथियों को इस तरीके से कई जगह उपयोग में लाते हैं। अब सरकार ने एक्ट बना दिए हैं
अब इस तरीके से मतलब अपने व्यावसायिक कार्य के लिए या किसी भी जो चिड़ियाघर होते मतलब सर्कस वाले जो आते हैं, वो भी अब इस तरीके से जानवरों का उपयोग अपने खेल वगैरह के लिए नहीं कर सकते। पहले था, तो सरकार अब एक्ट ले आई है इनके लिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बगुला भैंस पर क्यों बैठा हुआ? देखिए ये बगुला है, बगुला कहाँ बैठा है? भैंस के ऊपर बैठा है। अब क्या है भाई, क्यों बैठा है इसको? क्या मजा आ रहा है? ठीक है, देखिए देखते हैं आगे कुछ मिलता है क्या। अब देखिए एक चीज इसको यहाँ पर क्लियर कर लें कि ये जो बगुला है ये भैंस के ऊपर इसलिए बैठा है कि भैंस के जो कान होते हैं, ठीक है, इसमें जो भी कीड़े होते हैं, इसके शरीर पे जो भी जुएं होते हैं, जो भी कीड़े होते हैं, ये उनको खाता है। और इससे क्या होता है, जो भैंस है, जो भी जानवर है, उसको क्या मिलता है? आराम मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें और क्वेश्चन देखें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहे हैं। जानवरों की सभा, तो यहाँ पर क्या हो रही है? जानवरों की सभा हो रही है। ये बच्चों के लिए यहाँ पर एक कहानी दी गई है पूरी, ठीक है। चलिए और बढ़ते हैं। यहाँ इस हाथी के कितने पैर, तो यहाँ पर हाथियों के पैर काउंट करने के लिए बच्चों को दे दिए गए हैं, ठीक है। क्या आप जानते हो, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की, अपने साथियों की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। जब भी हाथियों को कोई भी परेशानी आए या किसी भी समस्या में ये होते हैं, तब ये एक दूसरे की क्या है, मदद करते हैं और अपने जो छोटे बच्चे होते हैं इनके, उनकी वो देखभाल करते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में बस इतना ही है, बाकी की ठीक है, मुलाकात करेंगे फिर अगले वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।